ठीक है, व्हाट इज नोड जेएस? तो जब हमारे पास मार्केट में जावा थी, जब हमारे पास पाइथन मौजूद थी, रूबी रेल्स, रूबी रेल्स सब मौजूद थे, सी प्लस प्लस मौजूद थी, ये इतना सब कुछ मौजूद था बैकएंड डेवलपमेंट के लिए, तो ये अचानक से हमारे बीच में एक नोड जेएस क्यों आई? ऐसा क्या खास था इसमें कि आने के बाद ये मार्केट में बहुत ज्यादा छा गई? मतलब नोड जेएस इस वक्त डिमांड में है, कुछ खास है इसके साथ जो ये डिमांड में है। जब हम समझेंगे कि नोड जेएस क्या है तो धीरे धीरे हमें इसका आंसर मिलेगा कि क्यों नोड जेएस पढ़ें, है ना? अगर नहीं पता है तो आप जबरदस्ती थोड़ी पढ़ेंगे, ठीक? तो पहले तो पॉइंट्स देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। पहली बात, जावा स्क्रिप्ट रन टाइम है। दूसरी बात, जावा स्क्रिप्ट ऑन सर्वर, सर्वर पर हम जावा स्क्रिप्ट चला सकते हैं नोड जेएस की हेल्प से। उसके अलावा भाई वेनिला जेएस कुछ काम नहीं कर सकती है, यानी वेनिला जेएस मतलब नॉर्मल जावा, वो काम भी नोड जेएस कर सकती है। फिर कुछ काम ऐसे भी हैं जो नॉर्मल जावा स्क्रिप्ट में हो सकते हैं और नोड जेएस नहीं कर सकता है। तो ये कहने का मेरा क्या मतलब है? मेरा मतलब ये है कि जावा स्क्रिप्ट पे बेस्ड है, जावा स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके नोड जेएस को बनाया गया है, ठीक? तो अब क्या है जावा स्क्रिप्ट? तो दरअसल हम ब्राउजर साइट जब हम HTML और CSS लिखा करते थे तो वहां पर हम यूज करते थे जावा स्क्रिप्ट, ठीक? जब आप YouTube पे जावा स्क्रिप्ट वाला वीडियो कंप्लीट करेंगे तो इसका आपको जवाब मिल जाएगा। वहां पर हम जावा स्क्रिप्ट का यूज करते थे। क्यों यूज करते थे? अपने पेज को इंटरेक्टिव बनाने के लिए, ठीक? HTML और CSS कभी पेज को इंटरेक्टिव नहीं बना पाते, वो बस मौजूद थे पेज पे, सारे इंटरेक्शन की जिम्मेदारी जावा स्क्रिप्ट पे थी। तो यानी कि ब्राउजर पर आपके पेज के पीछे सारा काम कौन कर रहा था? जावा स्क्रिप्ट कर रही थी, चाहे अब ये किसी भी फॉर्म में करती रही हो, चाहे आप इसको jQuery के फॉर्म में देखें, चाहे प्लेन जावा स्क्रिप्ट के फॉर्म में देखें, चाहे आप उसको वेनिला जावास्क्रिप्ट कहें, काम सारा यही कर रही थी, ठीक? तो अब क्या हुआ कि दिमाग में एक बात आई लोगों के, क्या बात आई कि यार जब जावा स्क्रिप्ट फ्रंट एंड पर चल रही है तो बैक एंड पर क्यों नहीं? और एक कॉन्सेप्ट आया दिमाग में। कॉन्सेप्ट ये था कि उन्होंने कहा कि भाई हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाई, हमने मल्टी थ्रेड बनाया, मल्टीपल थ्रेड्स बनाए गए और मल्टीपल थ्रेड चलना स्टार्ट होते हैं। तो एक कुछ काम होता है हमारा, हम कहते हैं ये काम स्टार्ट करना है, फिर उसके अंदर से एक और कुछ काम था तो एक थ्रेड स्टार्ट हुआ, फिर कुछ काम था एक थ्रेड स्टार्ट हुआ, फिर कुछ काम था एक थ्रेड स्टार्ट हुआ, ऐसे कर करके ढेर सारे थ्रेड चल रहे होते हैं। और अभी तक जो लैंग्वेजेस थी हमारे पास वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करती थी, मल्टी थ्रेडिंग, तभी स्पीड में और जल्दी जल्दी वो सारा काम कर लेती थी। बट अब कॉन्सेप्ट बदला वक्त के साथ और किसी ने ये बात समझाई, भाई ये मल्टी थ्रेड जो है ये रिसोर्सेज ज्यादा यूज कर रहा है, अगर किसी तरीके से हम ये सारा काम एक सिंगल थ्रेड से करें, मतलब ये जो पूरी जावा स्क्रिप्ट है, ये जो नोड जेएस है, अब हम नोड जेएस पे आ रहे हैं, ये एक सिंगल थ्रेड पे चलेगी। अब आप कुछ भी काम कहेंगे यही थ्रेड वो काम करेगा, कुछ भी काम कहेंगे यही थ्रेड वो काम करेगा। तो जो भीड़ लगी हुई थी रिसोर्सेस पे और जो एक डेडलॉक टाइप की सिचुएशन आती थी कि भाई एक थ्रेड ने हमारे एक रिसोर्स को ग्रैब कर लिया, इसको ये रिसोर्स चाहिए है, वेट कर रहा है इसका, और एक एक थ्रेड ने इसको कैप्चर कर रखा है। और एक थ्रेड ये हमारा 2 है, इसने क्या करा, ये एक रिसोर्स है हमारा, कुछ भी रिसोर्स हो सकता है, इसको कैप्चर कर रखा है और वेट कर रहा है किसी और रिसोर्स के लिए, हमारे R2 के लिए, ठीक? और ये थ्रेड 1 जो है मेरा, ये R के लिए वेट कर रहा है, लेकिन R के लिए वेट करते वक्त क्या करा इसने कि R3 को कैप्चर कर रखा था कि भैया हमको इसका थोड़ी देर में इस्तेमाल करना है, बट हमको R भी चाहिए। और थ्रेड 2 क्या कर रहा है कि R को कैप्चर कर रखा है और R2 का, रिसोर्स 2 का वेट कर रहा है। और एक मेरे पास थ्रेड 3 है, इसने क्या करा कि R2 को कैप्चर कर रखा है और R3 का वेट कर रहा है। तो जब मल्टीपल थ्रेड चल रहे थे तो ये सिचुएशन बन सकती थी, मैनेज किया जाता है उनको, अलग बात है, बट बन सकती थी और बन सकती थी। और इसी को हम क्या कह सकते हैं कि अब चीज हमारी डेडलॉक में चली गई है।
क्यों चली गई है डेडलॉक में? रीजन ये है कि अब आप देख रहे हैं कि भाई R3 कब फ्री करेगा, कब फ्री होगा, जब 1 को R मिल जाएगा, ठीक। और 1 को R तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि 2 काम ना खत्म कर ले, क्योंकि 2 ने R को कैप्चर किया है। 2 कह रहा है मैं R को तब फ्री करूंगा जब R2 मिल जाएगा, सही बात है। बट R2 3 के पास है, 3 ने कहा मैं R2 को तब फ्री करूंगा जब मुझे R3 मिल जाएगा, और 1 ने कहा मैं R3 को तब फ्री करूंगा जब मुझे R मिल जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये एक कभी ना खत्म होने वाली लूप है जिसमें ये सब फंस गए हैं, इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकलेंगे और हमारा सिस्टम हैंग हो जाएगा। ये डेडलॉक की सिचुएशन मल्टीपल थ्रेड की वजह से बन सकती है और बनती थी, और ये एक बड़ी परेशानी थी। लैंग्वेजेस अलग अलग तरीके से लॉक यूज करके हैंडल करती हैं, उनकी बुराई ना करूंगा ना उनकी अच्छाई करूंगा, अभी हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं। तो एक कॉन्सेप्ट आया, क्यों ना सिंगल थ्रेड पे चलाएं। जब हम सिंगल थ्रेड पे चलाएंगे तो रिसोर्सेज के ब्लॉक होने की तो कोई सिचुएशन ही नहीं आएगी। भाई ये थ्रेड चला, इसी को रिसोर्स यूज करना है, यही यूज करेगा, यही फ्री करेगा। तो अब काफी ज्यादा आसानी होने वाली थी। और अब जब एनालाइज किया गया तो समझ में आया कि अगर हम सिंगल थ्रेड पे काम करेंगे तो काम हमारा बहुत ज्यादा फास्ट होगा, बहुत ज्यादा फास्ट होगा, हमको एक बहुत अच्छी स्पीड मिलेगी मल्टी थ्रेड के बनिस्बत। अब बात हुई कि ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट किया जाए। इस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट किया गया और इसके बैकग्राउंड में जो चीज चलाई गई वो है इवेंट लूप। वो है इवेंट लूप जो इस सिंगल थ्रेड पे चलने वाली प्रोसेस को मेंटेन कर रही है। बैकग्राउंड में उसका सारा का सारा लोड ये इवेंट लूप संभाले हुए है। क्या होती है ये हम आज से स्टार्ट करके शायद न जाने कितनी क्लास तक पढ़ेंगे। तो ये सारा का सारा काम संभाले हुए है इसका, ठीक। तो स्पीड फास्ट हो गई, तो ये कॉन्सेप्ट आया हमारे पास, ठीक। और साथ में क्रोम का V8 इंजन आया, क्रोम का V8 इंजन आया। V8 इंजन ने क्या सहूलियत दी? V8 इंजन ने यह सहूलियत दी कि जो जावास्क्रिप्ट ब्राउजर पे चल रही थी, भाई ब्राउजर पे चल रही थी, ब्राउजर पे चलने वाली जावास्क्रिप्ट आपके सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकती, आपके फाइल सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकती। मतलब अगर आप चाहें कि ब्राउजर साइड जावास्क्रिप्ट से अपने सिस्टम पे एक फाइल बना लूं, मैं फाइल को रीड कर लूं, फाइल को राइट कर दूं, अपने सिस्टम पे चल रहे एक डेटाबेस सर्वर के साथ में डायरेक्ट इंटरेक्शन स्टार्ट कर दूं, आप ये सारा काम नहीं कर सकते। वो आपके सिस्टम तक नहीं आएगा, सर्वर तक नहीं पहुंचेगा। तो अब जावास्क्रिप्ट को कंपाइल करके ले आकर के हमें कहां चलाना था? सर्वर पे, बैक एंड में चलाना था, ठीक। तो अब ये काम किसकी मदद से हुआ? राइटिंग के लिए माफी चाहता हूं, इससे अच्छी मैं नहीं लिख सकता हूं, ठीक। तो ये बैकएंड था हमारा, बैकएंड पे चलाना था। तो ये V8 इंजन ने क्या करा कि जो ये जावास्क्रिप्ट थी इसको कंपाइल करा किस चीज के लिए? तैयार करा यहां चलाने के लिए। यानी ये जो Node.js चल रही है ये किसके बेस पे चलती है? इस V8 इंजन के बेस पे चलती है। ये क्रोम का एक इंजन है, ठीक, क्रोम का एक इंजन है जिसके बेस पे ये चलती है। यानी अब जब आप पूरा प्रोग्राम Node.js में लिख लेते हैं, जाता है V8 इंजन के पास और ये जावास्क्रिप्ट का यूज करके इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? मशीन कोड में, ठीक, क्योंकि मशीन तो अपनी ही जबान समझेगी। तो अब क्या सिस्टम हुआ? आपने Node.js में कोड लिखा, Node.js ने उस कोड को V8 की मदद से कंपाइल करा। कंपाइल किसके बेस पे कर रहा है? जावास्क्रिप्ट के बेस पे कर रहा है, और ले किस में जा रहा है? मशीन कोड में, ताकि अब मशीन उस कोड को समझ सके। इतनी तक बात समझ में आ रही होगी। ये जो V8 है ये खुद किस लैंग्वेज बना है? ये C++ में बना हुआ है V8, ठीक, और ये गूगल ने बना करके दिया हुआ है। तो इतने तक तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या डिफरेंस हुआ? डिफरेंस ये हुआ कि जो ब्राउजर साइट की हमारी जावास्क्रिप्ट थी, ब्राउजर साइट की जावास्क्रिप्ट थी, वो कंपोनेंट्स यूज कर पाती थी, कुछ डॉक्यूमेंट यूज कर लेती थी। कौन सा डॉक्यूमेंट यूज कर लेती थी? अगर मैं अभी ब्राउजर पर चलूं, या मैं एक छोटा सा पेज बना लूं,
मैं एक इसी जावास्क्रिप्ट वर्कशॉप यहाँ एक आज की वर्कशॉप का फोल्डर बना लेता हूँ और यहीं पे स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, एक नया फोल्डर बना लेता हूँ नोड डे 4 का, और यहाँ पर एक मैं पेज बनाने जा रहा हूँ index.html। और मैं यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहा हूँ कमांड प्रॉम्प्ट, सिर्फ इसलिए ताकि मैं VS कोड यहाँ से ओपन कर पाऊँ। ये जितनी चीजें मैं कर रहा हूँ ये सारी चीजें किसी न किसी वीडियो में मैंने बता रखी हैं। ठीक, ये index.html है, इस पर मैं HTML का छोटा सा कोड लिखूंगा आपको अपनी बात पूरी समझाने के लिए। ये बॉडी है मेरी, इस बॉडी में एक इनपुट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स है, आईडी है इसकी, यूनेम, और एक ठीक है काफी है हमारे लिए ये, आईडी है इसकी, यूनेम। अब मैं इस index.html को ओपन कर रहा हूं। ठीक, इसमें मैं कुछ लिख दे रहा हूं और मैं डेवलपर टूल खोल ले रहा हूं, कंसोल पर चला गया। मैं यहां पर अगर लिखना चाहूं कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और मैंने आईडी दे दी यूनेम, और यहां पर लिखा लेट el इज इक्वल टू, एंटर मारा। तो अब ये el क्या है हमारे पास, देख रहे होंगे ये el क्या है, एक इनपुट बॉक्स है जिसकी आईडी हैश से आईडी लिखी जाती है, डॉट से क्लास, जिसकी आईडी यूनेम है। ठीक, मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा, और ये दिख रहा होगा ये पूरा का पूरा आपका इनपुट बॉक्स उठ करके आ गया है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, el डॉट कुछ भी सारे के सारे आपके पास मौजूद है चीजें। अब हमें ब्राउजर साइड जावास्क्रिप्ट में भी नहीं जाना है। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मैं ब्राउजर साइड जावास्क्रिप्ट यूज कर रहा था तो मैं ये el को एक्सेस कर पा रहा हूं, मैं इसकी वैल्यू एक्सेस करूं, इसका नाम लेके आऊं, इसकी वैल्यू चेंज कर दूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं यहां से। ठीक, कुछ भी कर सकता हूं मैं, इसकी अगर वैल्यू एक्सेस करना चाहूं मैं लिखूंगा el डॉट वैल्यू और मुझे इसकी वैल्यू मिल गई। ठीक, तो अब आप सब कुछ कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया कि ब्राउजर साइड जावास्क्रिप्ट ये डॉक्यूमेंट पूरा HTML इसकी बॉडी इसके टैग से इंटरेक्ट कर सकती है। लेकिन यहीं पर जहां ये HTML पड़ा हुआ है इसके पैरेलल में मैं एक और पेज बना रहा हूं Node.js का, जावास्क्रिप्ट का 1.js। मैं कह रहा हूं ये Node.js है। ठीक, अगर मैं एक Node.js की फाइल बना लूं, अगर मैं एक Node.js की फाइल बना लूं सर्वर पे, और अब मैं यहाँ एक्सेस करना चाहूँ कि भैया यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट, और आप जा करके इसका HTML का पेज का कुछ कंटेंट एक्सेस करेंगे Node.js में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इस बात को याद रखिएगा, आप यहाँ से HTML को एक्सेस नहीं कर सकते, ये सर्वर है आपका, और सर्वर पर आपके HTML के पेज नहीं चल रहे होते हैं। ये बात अच्छे से समझ लीजिएगा, ये डिफरेंस है वैनिला जावास्क्रिप्ट ब्राउजर साइड जावास्क्रिप्ट और Node.js के बीच में। चलता हूं मैं डेफिनेशन पे। जावास्क्रिप्ट रन टाइम है, ये आपने देख लिया, उसी को लेके कंपाइल हो रहा है। यूजेस V8 इंजन बिल्ट बाय क्रोम, ये बात आपने देख लिया कि V8 इंजन को यूज करता है और उसी को यूज करके पूरा का पूरा कंपाइल होता है। जावास्क्रिप्ट ऑन सर्वर, समझ रहे होंगे Node.js का क्या फायदा हुआ कि सर्वर पर जावास्क्रिप्ट चल रही है, सर्वर पर चल रही है, ब्राउजर पे तो पहले ही चलती थी। ठीक, अब देखा आपने, मैंने कहा कि सम एक्स्ट्रा वर्क, कुछ काम है जो वैनिला जेएस में नहीं हो सकते और इसमें हो सकते हैं। क्या है ऐसा काम? वो काम है कि अगर मुझे एक फाइल को रीड करना है, अगर मुझे एक फाइल को रीड करना है जो मेरी डी ड्राइव में पड़ी है, तो ब्राउजर साइड जावास्क्रिप्ट या वैनिला जावास्क्रिप्ट, ब्राउजर साइड जावास्क्रिप्ट, प्लेन जावास्क्रिप्ट,
या सिर्फ जावास्क्रिप्ट, ये एक ही नाम है, मतलब एक ही चीज के अलग अलग नाम है। तो हम ब्राउजर साइड जावास्क्रिप्ट से इस फाइल को रीड नहीं कर सकते थे, ब्राउजर साइड जावास्क्रिप्ट से नहीं कर सकते थे, ऐसा नहीं हो सकता था। और नोड जेएस में जब हम जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं तो नोड जेएस इसको एक्सेस कर सकता है। तो ये वो काम हुआ जो ब्राउजर साइड से नहीं हो सकता था और नोड जेएस से हो गया। दूसरी बात, अगर आप टैग एक्सेस करने की बात करें, आपने कहा ठीक है मुझे इनपुट बॉक्स एक्सेस करना है, मुझे इनपुट बॉक्स एक्सेस करना है जो मेरे एचटीएमएल के पेज पे है। तो अब एचटीएमएल के पेज के इनपुट बॉक्स को आप बिल्कुल यहां से एक्सेस कर सकते हैं। एचटीएमएल पेज के इनपुट बॉक्स को आप ब्राउजर से एक्सेस कर सकते हैं, नोड से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ये वो काम हुआ जो ब्राउजर साइड जावास्क्रिप्ट कर सकते हैं और नोड नहीं। क्यों? क्योंकि सर्वर अलग होता है और आपकी जो ये एचटीएमएल वाली वेबसाइट चल रही होती है ये अलग चल रही होती है। तो ये इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर हमने असिंक्रोनस की बात करी थी। नोड जेएस इवेंट लूप के बेस पे चलती है, सिंगल थ्रेडेड होती है। ठीक, और क्या है, मैं इस पेज को ये थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूं, ये चीजें जो लिखी हुई हैं। और क्या है, ये इतने पॉइंट हमने देख लिए, और क्या क्या पॉइंट देख सकते हैं। और पॉइंट ये है कि असिंक्रोनस इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है? असिंक्रोनस इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये इवेंट ड्रिवन कहने का क्या मतलब हुआ? तो एक दिन जब हम इवेंट एमीटर पढ़ेंगे तो आप ये इवेंट ड्रिवन को बहुत डेप्थ में समझेंगे। फिर भी बताता हूं, इवेंट ड्रिवन कहने का मतलब ये है कि जब कोई इवेंट होता है तो कुछ काम किया जाता है। जैसे कहा गया कि भैया अगर अगर फाइल रीड शुरू हो, फाइल रीड शुरू हो तो एक मैसेज डाल दो या लॉक कर दो। फिर मैंने कहा कि फाइल रीड कर रहे थे तुम, जैसे ही फिनिश हो, जैसे ही फिनिश हो एक ईमेल ट्रिगर कर दो। तो हर एक काम के लिए, ये हर काम आपका एक इवेंट है। फाइल रीड कर रहे थे, इवेंट है। कुछ मैथमेटिकल कंप्यूटेशन कर रहे थे, इवेंट है। एक रिक्वेस्ट आपके पास आई और आपने उसको हैंडल किया, इवेंट है। एक इमेज आती है और मैं उसको अपलोड करता हूँ, इमेज आना इवेंट है, अपलोड करना इवेंट है, फिनिश होना इवेंट है। तो हर एक चीज एक इवेंट है। और जावास्क्रिप्ट इन इवेंट्स का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल, सॉरी नोड.js इन इवेंट्स का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल करता है। हर काम इवेंट के बेस पे करता है। तो जब हर काम इवेंट के बेस पे कर रहा है, हम उसको इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह सकते हैं। इवेंट जो एक्सप्रेस जेएस है वो इसी इवेंट एमिटर और इवेंट ड्रिवन अप्रोच पर ही पूरा का पूरा बना हुआ है। क्या है वो आगे देखेंगे, और आप जो नोट के वीडियोस देखेंगे उनमें मौजूद है। ठीक, V8 इंजन यूज करता है, क्लियर हो गया। अब बहुत ही एक्टिव और वाइब्रेंट कम्युनिटी सपोर्ट है आपके पास। क्या है? एक्टिव एंड वाइब्रेंट कम्युनिटी सपोर्ट है। बहुत बड़ा कम्युनिटी सपोर्ट है नोड.js का। इतना बड़ा, आपको एक क्वेश्चन डालिए, देखिए आंसर देने वाले कितने हैं और आंसर बताने वाले कितने हैं, और कितने लोग इस वक्त इस पे काम कर रहे हैं। लोग मूव कर रहे हैं नोड.js की तरफ अच्छी अच्छी जगह से। ठीक, तो ये एक थोड़ा सा ओवरव्यू हुआ कि नोड.js क्या है। बाकी तो हम जो कुछ पढ़ेंगे आगे वो सब नोड.js के अंदर में आएगा। जब आप ये सारी चीजें पढ़ लेंगे तो आपका ये आंसर बदल जाएगा वक्त के साथ। अब दो तीन बातें कि कब यूज करना चाहिए नोड.js को। व्हेन टू यूज नोड.js, नोड.js को कब यूज करेंगे। तो जो ये लाइव एप्लीकेशंस होती हैं, रियल टाइम डेटा में काम कर रही होती हैं, जैसे रियल टाइम डेटा जैसे कोई भी वर्ड आएगा ना, तो वहां के लिए समझ लीजिए कि नोड.js बनी ही उसी चीज के लिए है जब रियल टाइम की बात आ जाए। ठीक, जैसे आपकी चैट एप्लीकेशन है, रियल टाइम में दो लोग चैट कर रहे हैं, बिल्कुल नोड.js अप्रोचेबल है, नोड.js बेस्ट सॉल्यूशन है। आप चैट एप्लीकेशन नोड.js में बनाइए। फिर स्ट्रीमिंग सर्वर है आपका, चैट एप्लीकेशन हो गई मेरी, स्ट्रीमिंग सर्वर है। लगातार आप वीडियो या कुछ भी आप स्ट्रीम कर रहे हो और आप चारों सामने वाला देखता रहे, तो स्ट्रीमिंग सर्वर्स बनाने आपको नोड.js बेहतरीन ऑप्शन है।
ठीक, तो जब भी इवेंट बेस्ड रियल टाइम वेब एप्लीकेशन की बात आएगी, इवेंट बेस्ड समझ गए होंगे, एकदम रट डाला कि इवेंट ड्रिवन है। जब इवेंट ड्रिवन है तो जब भी इवेंट बेस्ड रियल टाइम वेब एप्लीकेशन की बात आएगी, हम Node.js को याद रखेंगे। ज्यादातर सारा काम इसी चीज के बेस पे हो रहा है। ठीक, फिर वैसे तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आप Node.js को ना यूज कर सकते हो, बट अगर कोई पूछ दे इंटरव्यू में तो भैया कुछ तो बताओ कहाँ नहीं यूज करना चाहोगे Node.js, और कोई तो जगह होगी जहां मैं एक दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर लूं। तो यस, जब भी लॉन्ग प्रोसेसिंग टाइम की बात आएगी, लॉन्ग प्रोसेसिंग टाइम की बात आएगी कि भैया बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है हर प्रोसेस में, ठीक, तो उस टाइम पे हम Node.js को अवॉइड करेंगे। कुछ एग्जांपल चाहिए मुझे इसके लिए। जब हम ML के या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोड कर रहे होते हैं, जब वो ढेर सारा डेटा ला रहा होता है, बैठ के उसको घंटों एनालाइज कर रहा होता है, अगर किसी ने टच किया होगा तो आइडिया होगा, नहीं टच किया तो कोई जरूरत नहीं है, इन फ्यूचर हो सकता है मूव करते करते वहां तक भी पहुंचे। तो जब उसको बहुत ज्यादा देर तक एनालाइज करना होता है और मॉडल क्रिएट करना होता है, उस टाइम पे Node.js एक आइडियल लैंग्वेज नहीं है। कर सकते हैं कि नहीं, तो कर तो किसी भी लैंग्वेज में कोई भी काम सकते हैं, टाइम ज्यादा लेगी, काम करेगी, बट करेगी, फेल नहीं होगी। फेल ना होना वो आपके आपके आर्ट पे है कि आप कितने अच्छे आर्किटेक्चर हैं। तो जब भी लॉन्ग प्रोसेसिंग टाइम की बात होगी तो वहां हम Node.js अवॉइड करेंगे, Node.js यूज नहीं करेंगे। फिर बात आती है इंस्टॉलेशन की। वैसे इंस्टॉलेशन का पूरा वीडियो मौजूद है, आपको देखना है। आप जब सीक्वेंस में चलेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा वहां पे। बट मैं लिखूं अगर Node.js इंस्टॉल, तो मुझे यहाँ पे nodejs.org मिलेगा। ये विंडोज मैक लिनक्स जैसे चाहिए आपको सोर्स कोड डाउनलोड करना, ओपन सोर्स है, सोर्स कोड डाउनलोड करना है, उसमें चेंजेस करने, जो करना हो करिए। नॉर्मली हम अगर विंडोज पे काम कर रहे हैं तो अपना MSI इंस्टॉलर अपने विंडोज के हिसाब से 32 बिट 64 बिट जो सा चाहिए क्लिक करिए, डाउनलोड हो जाएगा। कैंसिल कर रहा हूं मैं। डाउनलोड होने के बाद आप डबल क्लिक करिए, सिंपल सा जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है वैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आगे जाकर के जैसे ये डॉकर इमेज दिख रहा है, हम इनकी बात करेंगे इन फ्यूचर जब हम डॉकर वगैरह पढ़ लेंगे। ठीक, ये इंस्टॉलेशन की प्रोसेस है, वीडियो मौजूद है, वो वीडियो तो आपको खत्म करने हैं। ठीक, एक चीज, जब भी अक्सर हम जाते हैं इंटरव्यू में तो हमसे पूछता है कि लेटेस्ट वर्जन क्या है Node.js का, और npm का लेटेस्ट वर्जन क्या है। तो जब भी आप किसी इंटरव्यू में जा रहे होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपको Node.js का और npm का लेटेस्ट वर्जन पता हो। आज हम पढ़ रहे हैं, आज 14.17.6 ये नोड लेटेस्ट वर्जन है इसका नोड का, और npm का 6.14.15। npm कौन है? जब हम यहां तक आ ही गए हैं, हम जान लेते हैं